हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है शिशिर। आप सभी को मेरा चैनल पे स्वागत है। आज हम डिवाइन स्पिरिट मार्शल एम्परर की एक न्यू एपिसोड पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फिर चलिए बिना किसी और बातों के हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। एपिसोड का शुरुआत होते ही हमें लिन को उन तीनों बंदों के सामने देख सकते हैं। फिर उन तीनों में से एक बंदा दूसरे बंदे को बोलता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, ये तो लिन फैमिली का एक कचरा यंग मास्टर। फिर दूसरा बंदा हंसते हुए बोलता है कि एक कचरा स्पिरिट। फिर उनका बॉस बोलता है कि ये वही बंदा है जिसका स्पिरिट एक कॉफिन। फिर लिन बोलता है कि तुम लोग मेरे रास्ते पे आ रही हो, मुझे क्रिस्टल फ्लावर फूड चाहिए। अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो इधर से अभी निकलो। फिर उनमें से दूसरा बंदा बोलता है कि ये तो सिर्फ 3 स्टार वॉरियर जितना कचरा है, इसको मैं अभी खत्म कर देता हूँ। फिर हम लिन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। फिर वो पहला और दूसरा बंदा लिन के ऊपर अटैक कर देता है, पर लिन उन दोनों को संभाल लेता है और कुछ ही 500 के अंदर उन दोनों को ढेर कर देती है और उन दोनों को हरा देती है। ये देखते हुए वो बॉस बंदा बहुत ही शॉक हो जाती है और फिर लिन बोलता है कि तुम भी ट्राई करना चाहोगे। फिर वो बॉस बंदा चौंकते हुए बोलते हैं, ये भी मुमकिन है कि तुम 5 स्टार वॉरियर बन गए। फिर वो बॉस बंदा बोलता है कि कोई भी तो ऐसा नहीं कर सकता है कि वो कुछ ही दिनों पे किसी कचरा स्पिरिट के साथ एक 5 स्टार वॉरियर बन जाए। फिर लिन बोलता है, अगर तुम लड़ाई करना चाहते हो तो जल्दी आओ, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ कोई भी बकवास करने का। बॉस बंदा अटैक करते हुए बोलता है कि अगर तुम सोचते हो कि तुम एक 5 स्टार वॉरियर होकर मुझे हराना चाहते हो तो फिर मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते हो। ऐसा बोलते हुए एक एनर्जी पंच बनाते हुए वो लिन की तरफ बढ़ता है। लिन भी अटैक पोजीशन पे आते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें अभी भी एक चांस देना चाहती हूँ कि तुम यहाँ से अभी चले जाओ। फिर लिन भी अपना एनर्जी पंच बना लेता है। फिर हम अगले सीन पे देख पाते हैं कि उन दोनों की एनर्जी पंच आपस में टकरा जाती है और उससे बहुत ही ताकतवर एक एनर्जी शॉक वेव निकलता है। इससे हम देख सकते हैं कि लिन के चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है और वो जो बंदा था वो खिसकते हुए बहुत ही पीछे चला जाता है और उसके मुंह से खून भी आने लगा था। फिर वो बंदा बोलता है कि मैं पहली बारी में तुम्हें समझ नहीं पाया, इसलिए मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, पर इस बार नहीं होगा। ऐसा बोलते हुए उसने उसका स्पिरिट सोल स्पिरिट को निकाल लेता है, जो कि देखने में एक बार्ड टाइप का सोल स्पिरिट होता है। फिर वो बंदा हंसते हुए बोलता है कि जो भी हो, तुम्हारा स्पिरिट तो सिर्फ एक कचरा ही है, तो मेरे स्पिरिट को देखो जो कितना ज्यादा ताकतवर है। फिर हमें उस बंदे की सोल स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि एक ईगल होती है। फिर वो बंदा सोल स्पिरिट से लिन को ऊपर अटैक कर देती है, जो देखने के साथ लिन अब एक अजीब सा स्मेल करता है और अपना सोल स्पिरिट को बुला लेती है। और फिर लिन भी अपना सोल स्पिरिट से उसकी सोल स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देती है, जो देखने के साथ में वो बंदा बहुत ही शॉक हो जाती है और फिर घबराते हुए अपना स्पिरिट को वापस बुला लेती है। इससे पहले कि उस बंदे की स्पिरिट वापस जा पाता, उससे पहले ही लिन का स्पिरिट यानी कि कॉफिन उस बार्ड को अपने अंदर क्रश कर लेती है, जो देखकर उस बंदे की पूरी होश ही उड़ जाती है। अगर तुम दोबारा कभी ट्राई करना चाहते हो तो अगले जन्म में ट्राई करना, इस बार तुम पहली फुर्सत में निकलो। फिर लिन क्रिस्टल फ्लावर फूड के साथ में खेलते हुए बोलता है कि लाइफ और डेथ कॉफिन की क्रश करने की ताकत तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तब मिस गोंग बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही दूसरों की स्पिरिट को क्रश करते रहे तो तुम्हारा कंसंट्रेशन इंप्रूव होता रहेगा, पर अभी सिर्फ तुम 6 स्टार सोल स्पिरिट को ही क्रश कर सकते हो। लिन बोलता है, मैं समझ गया। हमें अगले सीन में 100,000 पेविलियन दिखाया जाता है, जिसके आगे लिन खड़ा हुआ था। अगले सीन पे हम एक्सचेंज ऑफिस को देख पाते हैं, जहाँ पे एक बुढ़ा बैठा हुआ था। फिर लिन उस बुढ़े के आगे कुछ स्पिरिट स्टोन को करते हुए बोलता है कि मुझे इसका एक्सचेंज करना है। फिर वो बुढ़ा इंसान लिन को देखते हुए वो सोचता है कि ये तो एक बच्चा है, इसके पास तो कुछ भी अच्छा मेडिसिन नहीं होगा। जबके लिए वो लिन का पुतली को खोल के देखता है, तब तब वो शॉक हो जाता है क्योंकि इसके अंदर 3rd ग्रेड मेडिसिनल हर्ब थे, जो कि क्रिस्टल फ्लावर फूड। तभी वो बूढ़ा इंसान चौंकते हुए लिन से पूछता है कि लिटिल बॉय, तुम्हें ये 3rd ग्रेड मेडिसिनल हर्ब कहाँ से मिला। फिर लिन बोलता है कि ओल्ड मैन ट्रेजर पवेलियन के अंदर हर कोई आता है अपना आइटम को एक्सचेंज करने के लिए, कोई भी ये एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आता है कि उनको इन सारा आइटम कहाँ से मिला है। ओल्ड मैन थोड़ा सा एम्बेरस होते हुए बोलते हैं कि लिनियन अब से ही ओल्ड मैन आपके पास माफी चाहते हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। फिर भी फिर बुढ़ा इंसान लिनियन से बोलता है कि मैं आपको इसके लिए 30,000 स्टोन दे सकता हूँ, और लिनियन बोलता है कि ये बहुत ही कम है। इसी के साथ में बुढ़ा इंसान बोलता है कि तो फिर मैं 30,500 स्टोन दे सकता हूँ। और लिनियन बोलता है कि मैं लास्ट पर
फिर लिनियन बोलता है कि नहीं, आपको 14,000 स्टोन देना पड़ेगा, इससे कम नहीं हो सकता। फिर बुड्ढा इंसान बोलता है तो फिर ठीक है। इसी के साथ लिनियन मासूम सा चेहरा बना के बुड्ढा इंसान की शुक्रिया अदा करता है। फिर बुड्ढा इंसान लिनियन को किसी तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि तुम उस तरफ से उस सेल में से एक मैजिकल स्टोरेज बैग खरीद के लेकर आओ, उसके अंदर तुम सारे के सारे स्टोन लेकर जा सकते हो। फिर लिन इयान ओल्डमैन से बोलता है कि आपको बहुत शुक्रिया मेरा हेल्प करने के लिए, आप मुझे जाना चाहिए। फिर लिन इयान बोलता है कि ये तो सिर्फ एक लो लेवल स्टोरेज बैग है, फिर भी इसका प्राइस 1000 स्पिरिट स्टोन, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। अगर मुझे स्पिरिट स्टोन अपने पास रखना है तो फिर मेडिसिनल हर्ब खरीदने से पहले मुझे इस स्टोरेज बैग को खरीदना पड़ेगा। हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि लिन के पास उसका इस स्टोरेज बैग देते हुए बोलता है कि सर आपका दिन शुभ हो। फिर हम एक लेडी को देखते हैं, हर्ब्स की प्राइस बता रहा था, जैसे कि 16 स्टोन सनफ्लावर के लिए, 100 स्टोन फ्लाइंग ड्रैगन ग्रास के लिए एंड 116 स्टोन स्प्रिट लीफ के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो लेडी लिन को इन सारे हर्ब्स की प्राइस बता रहा था और फिर लिन को वहाँ पे कुछ देने के लिए कहकर अंदर चला जाता है उन सारे हर्ब्स को लाने के लिए। फिर वो लेडी अपने मन में सोचता है कि इन सारे हर्ब्स की प्राइस बहुत ही ज्यादा है, क्या ये लड़का इन सारे हर्ब्स की प्राइस को चुका सकता है। फिर वो लेडी उन सारे हर्ब्स को पैक करने के बाद बोलता है कि इन सारे हर्ब्स की टोटल 10,000 स्पिरिट स्टोन हो चुका है। फिर लिन रोने जैसा शक्ल बना के बोलता है कि मैंने सोचा था अब मैं अमीर हो चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अमीर बनने के बाद इतना जल्दी फिर से गरीब हो जाऊंगा। फिर लिन बेचारा रोते हुए जाने लगता है और बोलने लगता है कि अब तो सिर्फ मेरे पास 3000 स्पिरिट स्टोन ही रह गया है, मुझे अब और हार्ड वर्क करना पड़ेगा और भी स्पिरिट स्टोन पाने के लिए। फिर हम लिन के पीछे उस लेडी को देख पाते हैं जो कि खुश होते हुए बोलते हैं कि सर आप आबाद आइए। फिर हम देखते हैं कि लिन को पीछे से कोई बोलता है कि मास्टर लिन, क्या आप सोचते हैं कि आप मेडिसिनल हर्ब को खरीदने से आपका खोया हुआ यंग मास्टर की इज्जत वापस मिल सकता है। फिर वो बंदा बोलने लगता है कि क्या आपको लगता है कि आप अमीर बन जाने से आप पहले जैसा हो जाओगे? वैसे भी आपका सोल स्पिरिट तो किसी काम का ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको जिंदगी भर एक कचरा बन के ही रहना पड़ेगा। फिर लिन बोलता है ये तो वांग फे है। फिर हम कुछ लोगों को ये बोलते हुए सुनते हैं कि ऐसा ही तो है, क्योंकि उसका सोल स्पिरिट तो सिर्फ एक कॉफिन। फिर और कुछ लोगों ने ये बोलने लगता है कि इसके साथ तो वांग फैमिली ने अपना इंगेजमेंट को भी कैंसिल कर दिया। फिर लिन वांग फे को इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन वांग फे लिन को पीछे से पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि मैंने सुना तुमने मेरे काजिन के साथ में 3 साल के लिए एग्रीमेंट किया हो कि तुम 3 साल बाद उसके साथ फाइट करो। तुम्हारे पास तो उसके साथ फाइट करने का भी औकात नहीं है, फिर भी तुम उसके साथ फाइट करके अपने आप को बेइज्जत करवाना चाहते हो। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दो। वांग फे की इन सारी घुसी पीटी बातें सुनने के बाद लिन इयान बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारा इस गंदे हाथ को मेरे ऊपर से हटाओ, वरना मैं इसे अभी तोड़ दूंगा। फिर वांग फे बोलता है कि तुम कचरे ने अभी क्या बोला, मेरा कान थोड़ा खराब है, मैंने नहीं सुना। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम फिर से बोलो। फिर लिन बोलता है कि अब जो होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। ऐसा बोलते ही लिन वांग फे के ऊपर अचानक से अटैक कर देता है और एक ही मूव के अंदर उसके हाथ को तोड़ देता है। जब वांग फे अपना हाथ को टूटा हुआ महसूस करता है तभी वो उस जमीन पे गिर के रोने लगता है। फिर लिन को हम देखते हैं कि वो वांग के आगे खड़ा हुआ है और उसे सीरियसली देख रहा है। तभी वांग बोलता है कि लिन यू लिटिल बास्टर्ड, मैं तेरे को अभी की मार दूंगा। आप इस बंदे के गुरूर को देख सकते हैं, अभी हाथ टूटा हुआ है, फिर भी वो हमारा मेन कैरेक्टर को किल करने की हुमकी दे रही है। फिर लिन बोलता है कि तेरे को इस छोटे से पनिशमेंट से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो फिर उसका दूसरा हाथ को पकड़ता है और उस दूसरे हाथ को भी तोड़ देता। फिर हम वांग फे को देख सकते हैं जो कि वहाँ पे बैठे बैठे चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि बोल रहा था कि उस तरफ से इतना शोर क्यों आ रही है, वहाँ पे क्या चल रहा है। फिर हम एक बंदे को आते हुए देखते हैं जिसका नाम है मास्टर जू। उनका आते ही कुछ लोगों ने उनको ग्रीट करता है। फिर लिन हमें बताता है कि यही है 100,000 पेविलियन मास्टर, जो कि पूरे जियांग चुआन टाउन के अंदर सिर्फ एक ही एल्केमिस्ट है। फिर लिन मास्टर जो को ग्रीट करते हुए बोलता है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ मिल पाए।
फिर मास्टर जो बोलता है कि तुम लिंस का बेटे हो ना। यहाँ पे लिंस का मतलब लिन यान का फादर, और आगे से हम लिन यान को यान कहकर बुलाएंगे क्योंकि उसका फादर का नाम है लिन। फिर यहाँ पे हमारा यान बताता है कि हाँ, मैं ही उनका बेटा हूँ। फिर मास्टर जो बोलता है कि मेरा 100,000 पेविलियन के अंदर मैं किसी को भी हंगामा करने नहीं दे सकता हूँ, तो फिर तुम मुझे सही से बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ था। ये सुनने के बाद वांग फे मास्टर जो को बोलने लगता है कि उसने मेरा हाथ को तोड़ दिया, आप उसे मार दो, मैं इसके लिए आपको प्राइज दूंगा। ये सुनने के बाद ही मास्टर जो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर वो वांग फे को उठा के बाहर फेंक देता है। फिर मास्टर जो वांग फे को बोलता है कि तेरा हिम्मत भी कैसे हुआ मुझे ऑर्डर देने का। फिर वांग फे गेट के बाहर से बोलता है कि मास्टर जो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर मास्टर जो वांग फे को बोलता है कि तू अभी यहाँ से निकल जा, वरना मैं तुझे अभी यहीं पे मार दूंगा। ये सुनना ही था कि वांग फे बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर वो यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम यान को देख पाते हैं जो कि मास्टर जो को थैंक यू बोलता है। फिर मास्टर जो बोलता है कि मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कोई मदद नहीं की, क्योंकि वो वांग फैमिली का बादशाह ही था जो कि बहुत ज्यादा अहंकारी बन रहा था। मास्टर जो सभी को बोलता है कि आप वो वांग फैमिली का बादशाह जिसने सीन क्रिएट करने की कोशिश की थी वो यहाँ से चला जा चुका है, तो आप सभी का अपना अपना काम कर सकते हैं। फिर यान मास्टर जो से अलविदा लेके यहाँ से चला जाता है। फिर मास्टर जो के पीछे की ओर से एक बुढ़ा फिर मास्टर जो की पीछे की ओर से वही बुढ़ा इंसान आता है और बोलता है कि मास्टर यान 14,000 स्पिरिट स्टोन्स को एक्सचेंज किया है और फिर उसने 10,000 स्पिरिट स्टोन से मेडिसिनल हर्ब खरीद चुका है। फिर मास्टर जो बोलता है कि वो इतने सारे मेडिसिनल हर्ब्स से क्या करेगा और वो कौन सी मेडिसिनल हर्ब्स को खरीद चुका है। फिर वही बुढ़ा इंसान बोलता है कि ब्लेजिंग सनफ्लावर, फ्लाइंग ड्रैगन, क्रश एंड लाक लीफ। ये सुनते ही मास्टर जो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर हम यान को देखते हैं जो कि अपना लिन फैमिली का टेरिटरी पे वापस आ चुका है, और फिर जब वो डोर को टच करता है तब डोर अपने आप खुल जाता है। यान जब डोर ओपन करके अंदर आ जाती है तब वो किसी हीट वाइफ को फील करके शॉक हो जाती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गर्म था। जब वो देखता है कि ये शॉक वेव कहाँ से आ रही है तब वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ये जून एयर रूम की तरफ से आ रहा था। फिर यान हमें बोलता है कि जून एयर तो एक बच्चा है, उसके बॉडी के अंदर से इतना ज्यादा हीट क्यों निकल रहा है और उसके बॉडी तो बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है। बोलते हुए यान उस तरफ जाने लगता है, पर तभी कॉन्ग यान को बोलता है कि तुम उस तरफ नहीं जा सकते हो क्योंकि उस तरफ बहुत ही ज्यादा हीट निकल रहा है और उस जगह की टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है संभल जो तुम संभल नहीं सकते। फिर यान बोलता है कि तो फिर मैं क्या करूं, मुझे उसको बचाना है क्योंकि वो मेरा सिस्टर है। फिर मिस कॉन्ग बोलता है कि तो फिर मुझे तुम्हारा बॉडी के चारों ओर एक एनर्जी शील्ड क्रिएट करना पड़ेगा अपने एनर्जी से, जिससे तुम्हारा बॉडी जलने से बच जाएगा। तभी हम देख पाते हैं कि मिस कॉन्ग लिन के चारों ओर एक एनर्जी शील्ड क्रिएट कर देती है और फिर बोलता है कि अब तुम अंदर जा सकते हो। फिर हम जून एयर को देख पाते हैं जो कि रूम के अंदर बेड पे लेटा हुआ है। फिर हम देख पाते हैं उसके बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा हीट वेव निकल रही थी। फिर हम देख पाते हैं कि मिस कॉन्ग जून एयर नार्व को चेक करता है और फिर बोलता है कि मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम्हारा सिस्टर एक लेजेंडरी हेवनली यंग बॉडी का मालिक है। फिर यान पूछता है कि आपका मतलब क्या है। फिर मिस कॉन्ग बोलता है कि ऐसी टाइप का हेवनली यंग बॉडी बहुत ही रेयर होता है और एक कल्टीवेशन के लिए पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा बॉडी होता है, और ऐसी बॉडी के साथ लाखों में सिर्फ एक ही होता है जो कल्टीवेट कर सकता है। पर इसकी हेवनली यंग बॉडी अभी तक प्रॉपरली अवेकन नहीं हुआ है। हेवनली यंग फिजिक्स इसके बॉडी के अंदर छुपी हुई है, का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। फिर यान बोलता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वाला फिजिक्स कितना ज्यादा ताकतवर है, मैं बस उसको खुद देखना चाहती हूँ, मैं उसे इस तरह से सफर करने नहीं दे सकता हूँ इस चीज के लिए। तो फिर आप मुझे बताओ कि मैं उसे इस चीज से निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ, और अगर तुम उसे यहाँ से सच्ची में निकालना चाहती हो तो फिर तुम्हें उसका इस हेवनली यंग बॉडी को अवेकन करने में मदद करनी पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हें आइस एंड सोनो लार्जिंग हर्ब्स को ढूंढना पड़ेगा। फिर लिन यान बोलता है कि तो फिर मैं अभी 100,000 पेविलियन जाऊंगा और उसके लिए हर्ब्स लेकर आऊंगा। फिर मिस कॉन्ग लिन यान को रुक जाने को कहता है। मिस कॉन्ग बोलता है 7 ग्रेड के हर्ब्स तुम्हें इस तरह की जगह पे नहीं मिले, अकॉर्डिंग टू 100 ट्रेजर पेविलियन।
फिर लिन यान शॉक होते हुए बोलता है कि 7 ग्रेट मेडिसिनल हर्ब। ये सुनने के साथ ही साथ लिन यान निराश होते हुए बोलता है कि 7 ग्रेट मेडिसिनल हर्ब तो पूरे जियांगचुआन टाउन के अंदर भी नहीं मिलेगा, और तो और ये पूरे किंग यांग सिटी के अंदर भी ढूंढना नामुमकिन है। फिर लिन बोलता है कि अगर मैं इन हर्ब्स को पा भी लेता हूँ तो पूरे वो डायनेस्टी के अंदर ऐसा कोई है ही नहीं जो इसको मर्ज कर सकता है। मिस कॉन्ग भी उन दोनों ब्रदर एंड सिस्टर्स की पियर्स को देखकर शॉक हो जाती है। फिर लिन यान खुश होते हुए पूछता है कि क्या आप मुझे हेल्प करोगे? मैं तुम्हारे लिए 5 ईयर जितना टाइम को डिले कर सकता हूँ। इसके अंदर ही तुम्हें सारे मेडिसिनल मटेरियल्स को ढूंढना पड़ेगा। इसी से ही तुम तुम्हारे बहन को इन सारे खतरों से निकल सकते हो। लिन यान बोलता है कि तो फिर ठीक है, मैं अगले 5 साल के अंदर ही आइस लिन जी को ढूंढकर निकलूंगा। मिस गोंग लिनियन मिस गोंग लिनियन की तरफ देखता है और फिर उसे थोड़ी दूर चले जाने के लिए कहता है, और फिर वो अपने हाथ में थोड़ी सी एनर्जी लाता है और फिर वो उसी एनर्जी से जून एयर इलाज करने लगता है। और इसी इलाज के साथ हमारा एपिसोड 8 पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।